हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। स्वागत करते हैं आप सभी का। अपन साधारण ब्याज पर और सिंपल इंटरेस्ट पर अपन बात कर रहे थे। इसके पूर्व में इस पर अपनी 3 कक्षाएं अच्छे प्रकार से कंप्लीट हो चुकी थी, जिसपे अपन ने काफी चीजों पर बातें की थी। और आज इसके अपन आगे की बात करने वाले हैं और आज कोशिश करेंगे चैप्टर अपन खत्म भी हो जाए। ये अपन लास्ट टाइम तक ये क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें अरुण ने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये उधार दिए थे। एक को 12,000 रुपये उधार दे रहा था और एक को बचा कुचा मतलब 8,000 दे रहा था। एक को 8% पर दिया और दूसरे को कितने पर दे कि उसको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन अपन ने कल लास्ट टाइम कर लिया था। उम्मीद करते हैं बात सबके समझ में आ गई होगी कल तक। अब इसके आगे की जो बात है आज, उससे अपन बात करने वाले हैं। आज देखो प्रश्न संख्या 35 आपके सामने है। अब देखो ये भी लगभग शायद उसी प्रकार का प्रश्न है। एक बार आप समझने का प्रयास करें और बिल्कुल आपकी बात समझ में आएगी। देखो प्रश्न, 15,600 आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। मतलब क्या हो गया? 15,600 आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष और 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज उसको 3,738 रुपए मिलते हैं, तो प्रतिवर्ष 7% पर कितना पैसा उसने निवेश किया। ये बात आपके सामने इस प्रकार से, मतलब एक व्यक्ति है, उसने कुल दोनों प्रकार से मिलाकर 15,600 रुपये उसने निवेश करे। 15,600 रुपये उसने दोनों तरफ से मिलाकर उसने निवेश कर दी। एक को वो कर रहा है 7% की दर पर निवेश करता है और दूसरा जो पेमेंट है उसको करता है 9% की दर पर वो निवेश करता है। इस प्रकार से वो क्या करता है, इस प्रकार से वो निवेश कर रहा है। एक को 7% पर निवेश कर रहा है और एक को करता है 9% पर निवेश करता है। अब दोनों से मिलाकर 3 वर्षों में उसको कुल 3,738 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि 7% वाले पर उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, या उसका जो मूलधन था वो कितना मूलधन था। ये बात यहाँ पर आपको निकालनी है। तो अब इस पर्सन को यहाँ पर आप कर सकते हैं शायद। देखो तो यहाँ पर एक बात करने का प्रयास करें, ये भी अपना एक अच्छा मेथड है, इसको यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करेंगे। वैसे परसेंटेज में बात अपन ने पढ़ी थी, अनुपात में बात अपन ने पढ़ी थी, उसी प्रकार का प्रश्न आपके सामने है। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि दोनों तरफ से मिलाकर 15,600 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। मतलब दो व्यक्ति रहे होंगे, पहले व्यक्ति को और दूसरे व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति मिलाकर कितने रुपए निवेश करते हैं? दोनों व्यक्ति मिलाकर 15,600 रुपए निवेश करते हैं। ये बात आपको बोली गई है। अब किस हिसाब से करते हैं? जो पहला व्यक्ति है वो तो निवेश करता है भाई 7% की दर पर, कि भाई हम आपको जितना निवेश कर रहे हैं उस पर केवल मुझे 7% ब्याज चाहिए। दूसरा बोलता है कि मुझे तो भाई 9% ब्याज चाहिए, तो 9% दे देंगे आपको। ऐसी बात आपके सामने, मतलब पहला व्यक्ति तो अपने पैसे को 7% रुपए पर इन्वेस्ट करता है। अब पैसा कितना है आपको नहीं पता, कितना पैसा है, दोनों को मिलाकर 15,600 इन्वेस्ट किए। समय के बारे में नहीं पता, समय मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो गया। यही बात है, बस आपको दर दे रखी और दोनों का जो मूलधन है वो मूलधन मिलाकर 15,600। एक 7% दर पर इन्वेस्ट करता है और दूसरा 9% दर पर इन्वेस्ट करता है। ऐसी बात आपको बोली। अब यहां पर एक बात और बोली है कि आपके पास 3 सालों में जो कुल ब्याज है वो प्राप्त होता है 3,738 रुपए प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त है साहब? ये आपका तीनों सालों का मिलाकर कुल ब्याज है। ये बात है। जब 3 साल का ब्याज आपका ये है तो आप मुझे बताएंगे साहब कि 1 साल का ब्याज कितना होगा। 3 का भाग लगाओ, इसमें 1 बार जाएगा, 7 में 2 बार जाएगा, 1 और 3 13 हो गया तो 4 बार जाएगा और 18 बनेगा 6 बार जाएगा। तो 1 साल का ब्याज आ गया यहाँ से कितना साहब? 1 साल का ब्याज आ गया यहाँ से 1,246 रुपए ब्याज आ गया। इतनी बात आपके क्या हो गई होगी, समझ में आ गई। ये बात है, बिल्कुल ये बात आपके सामने है। अब मुझे बताओगे साहब कि इसका 9% का मतलब क्या होगा? इस 9% का मतलब ये आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि 7% प्लस 2%, ऐसा आप कर सकते हैं क्या? ये आपका 1 साल का ब्याज आया है। ये 1 साल का ब्याज तो आपका वो है कि इस व्यक्ति को और इस व्यक्ति को, दोनों व्यक्तियों को मिलाकर 1,246 रुपए का ब्याज मिल रहा है 1 साल के अंतर्गत। ऐसी बात आपको दे रखी। अब पहला बोलता है भाई मुझे तो मेरे पैसों पर 7% ब्याज चाहिए, दूसरा बोलता है कि मुझे 9% चाहिए। अब आपको यहां पर निकालना है कि 7% पर इसने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था, अर्थात इसका मूलधन निकालना है। कैसे निकालें समझना एक बार। देखो
बात यहाँ पर है कि सर आपने 9 को तोड़ के लिख लिया 7% प्लस 2%, तो मतलब इस पैसे पर भी 7% ब्याज मिल रहा है, इस पैसे पर भी 7% ब्याज मिल रहा है। तो अपन यूं कह सकते हैं सर कि दोनों के पास मिलाकर, दोनों को कुल मिला के 7-7 ब्याज तो मिल ही रहा है, दोनों को कुल मिलाकर 7-7% का ब्याज तो मिल रहा है। सेकंड व्यक्ति को 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो अपन यूं कर सकते हैं क्या कि 15,600 दोनों का इन्वेस्टमेंट था, आपका मूलधन था दोनों का, तो दोनों का पहले 15,600 का 7% निकाल लो, बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो 15,600 क्या निकाल लेते हैं अपन, 15,600 का निकाल लो आप क्या, 7% निकाल लो कि 15,600 दोनों का मूलधन था, अब दोनों को 7-7 ब्याज मिलता तो कितना ब्याज मिलता ये अपन निकाल रहे हैं। तो 7% का मतलब हो जाएगा 7 बटा कितना हो गया 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 7 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 7 छक्के 42, हासिल हो जाएगा 4, 7 पंजे 35 और 4 हो जाएगा 39, हासिल बनेगा 3, 7 एकम 7 और 3 10। ये क्या आया है, ये आपका ये आया है कि दोनों को अगर 7-7% ब्याज मिलता तो दोनों का ब्याज बनता 1092, जबकि वास्तविक जो ब्याज है वो बन रहा है आपका 1240। ये क्यों बन रहा है, ये इसलिए बन रहा है कि इसको 9% ब्याज मिल रहा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 2% का मान आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा बचा ना आपके पास। दोनों को 7-7% ब्याज तो आपने दे दिया, दोनों को 7-7% ब्याज दिया तो 1092 बन रहा है। अब इसका अपन 2% निकाल सकते हैं यहाँ से, तो इसमें से ये घटाएंगे तो बात यहाँ पर क्या बनेगी, देखो 1246 में से ये घटाएंगे 1092 बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 4, 14 में से 9 जाएगा बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1, मतलब 154 बच गया। तो ये 154 क्या है, ये 154 आपका 2% का मान है, 154 क्या है, ये 2% का मान है। तो आप मुझे बताओगे कितना गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है 77 गुना हो रहा है। तो जब 2% का मान ये है तो इसका 100% का मान तो बन जाएगा 77 के पीछे 2 जीरो लगा दो, ये तो बन जाएगा 7,700। तो इसमें से ये घटाएंगे तो बचा कुचा पहले वाले का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, अगर 300 जोड़ेंगे तो 8,000 होगा, 8 और 7 15 और 600 और, तो बताओ ये बनेगा आपका 7,900। तो मतलब जो पहले व्यक्ति ने कितना इन्वेस्ट किया था, 7,900 रुपए इन्वेस्ट करे थे। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल अपन ने क्या क्या किया साहब, आपको यहाँ पर यह बात दे रखी कि दो व्यक्ति, एक तो पहला व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति, दोनों मिलाकर 15,600 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला व्यक्ति बोलता है कि मुझे 7% के हिसाब से ब्याज चाहिए, दूसरा व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे 9% के हिसाब से ब्याज चाहिए। तो बात ऐसी हो गई ना, पहले को 7 चाहिए दूसरे को 9 चाहिए, तो मतलब 7 तो दोनों को चाह रहा है, दूसरे वाले को 2 एक्स्ट्रा चाहता है, ये बात है। अब यहाँ पर आपको दे रखा था कि 3 साल का कुल ब्याज 3,738 है, तो 1 साल का निकल गया आपका, 1 साल का दोनों से मिलाकर 1 साल का इतना ब्याज मिल रहा है। अब 7% ब्याज इसको मिल रहा है और 7 इसको मिल रहा है, इसको 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन आप यूं निकाल सकते ना कि पूरे पैसे का अगर दोनों को 7-7 मिलता है तो कितना ब्याज मिलता, तो इतना ब्याज मिलता। अब ये एक्चुअल ब्याज है, इसमें से 7-7% घटाएंगे तो कितना बच गया, ये किस वजह से बचा है, ये आपका इस 2% की वजह से बचा। तो 2% का मान 154 है, तो 1 का मान 77 हो गया, और क्रय मूल्य या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती, तो 100% का मान 7,700 होगा। जब सेकंड वाले का 7,700 है तो इसका, इस पूरे में से ये घटाएंगे तो इसका आ जाएगा पहले वाले का। इस प्रकार यहाँ से आपको करना था। उम्मीद करते हैं ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। चलते हैं अपन प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर, और इस बात को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या बोला गया प्रश्न संख्या 36 में आपको, देखो एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है, इस धनराशि का एक भाग वह 10% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और शेष भाग 12% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में वह कुल मिलाकर 59,940 रुपए का भुगतान करता है तो 12% प्रतिवर्ष की दर पर उधार ली गई राशि कितनी, ये निकालो। सेम प्रश्न है जो अपन ने लास्ट टाइम करके, वही बात है। एक व्यक्ति कुल 45,000 रुपए की धनराशि उधार लेता है, कुल लेता है। अब दो व्यक्ति से ले रहा है कुल उधारी है। अब देखो इस धनराशि पर एक भाग तो 10% पर, मतलब पहला व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे 10% ब्याज चाहिए, और शेष भाग पर मतलब दूसरा बोलता है कि मुझे 12% ब्याज चाहिए। और यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष के अंत में उसे कुल मिलाकर इतना भुगतान करना पड़ रहा है, मतलब वो इतना मिश्र धन लौटा रहा है। मतलब 45,000 तो उसने उधार लिए थे और लौटा कितना रहा है, 59,940 लौटा रहा है। तो ब्याज कितना दे रहा है 3 साल में, ये 3 साल में इसमें से ये घटाएंगे, 3 साल में ब्याज दे रहा होगा, बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताओगे
तो 12% के दर पर उधार ली गई राशि मतलब 12% वाला मूलधन आपको मालूम करना है। तो आप कर पाएंगे, समझना एक बार। यहाँ पर बात इस प्रकार से है, यहाँ पर समझते अपन भाई, मतलब यहाँ पर क्या बात है कि दो व्यक्ति हैं, एक तो पहला व्यक्ति और एक आपका सेकंड व्यक्ति है। दोनों व्यक्ति मिलकर कितने 45,000 रुपए क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। दोनों व्यक्ति मिलकर कितना उधार लेते हैं साहब, 45,000 रुपए उधार लेते हैं। ये बात दे रखी, बिल्कुल दे रखी। अब इस धनराशि का एक भाग मतलब पहला व्यक्ति तो 10% की दर पर उधार लेता है और दूसरा जो भाग है मतलब शेष भाग बच गया आपका वो 12% पर उधार लेता है। तो आपसे बोला है कि 12% पर मतलब ये वाली राशि आपको मालूम करनी, इस पर कितनी राशि उधार ली गई थी तो आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर देखना, इस 12 को क्या बोल सकते हैं, इस 12 को अपन ये बोल सकते हैं ना 10% प्लस 2% बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि मतलब 45,000 पर 10 ब्याज तो यहाँ मिल रहा है, 10 यहाँ भी दे रहा है। इस प्रकार से बात हो गई। और इसको एक्चुअल में ब्याज कितना दे रहा है, तो एक्चुअल में ये ब्याज दे रहा है कितना, एक्चुअल में कितना ब्याज दे रहा है, तो देखो 3 साल के अंत में कितना पैसा लौटाता है, 3 साल के अंत में लौटा रहा है 59,940। तो ये तो हो गया मिश्रधन। तो 59,940 में से क्या घटाएंगे, मूलधन था आपका 45,000, 45,000 ही था आपका, तो ये बचेगा आपका कितना, तो घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 14,940, ये बचेगा आपका ब्याज बचेगा। और ये क्या रहेगा, ये 3 साल का ब्याज होगा आपका, 3 साल के अंत में लौटा रहा है आपका, तो 3 साल का ब्याज आपका इतना आया है। तो आप यहां से निकाल लेंगे साहब कि 1 साल का ब्याज कितना आएगा, 3 का भाग लगाएंगे तो 4 तिया 12, 2 और 9 29 होगा, तो 7 नाम 9 से 27 जाएगा आपका, 2 और 4 24 बचेगा, तो 8 तिया 24 और 0, तो 1 साल में 4,980 रुपए का ब्याज वो देता है। अब यूं निकाल ले अपन कि 4500 का 10% ब्याज तो यहां भी देता है और 45,000 का 10% ब्याज यहां भी देता है। तो मतलब 45,000 पर ऑल ओवर अपन क्या निकाल सकते हैं, तो 45,000 पर अपन ऑल ओवर 10% निकाल लो। तो आप जानते हैं 45,000 का 10% तो कितना हो जाएगा, 4,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साहब, 4,500 हो जाएगा। तो 2 जीरो लगेंगे आपके नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना बचा आपका, ये बचेगा आपका 4500 बचेगा यहाँ से। तो इसमें से ये घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 0 का 0, 8 का 8, 9 में से 5 जाएगा 4, 480 आपका बच गया। ये 480 किस वजह से बचा है कि सब यहाँ पे 2% ब्याज एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इस 2% का मान 480 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा कर लो, तो आधा होगा 240 होगा। जब 1% का मान 240 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100% का मान हो जाएगा साहब 24,000 हो जाएंगे। मतलब 24,000 रुपए तो पहले दूसरे व्यक्ति ने उधार लिया था और 45 में से 24 ने लिया तो 21,000 इसने उधार लिए होंगे। आपको क्या निकालना है, आपको तो ये निकालना है कि 12% की दर पर उधार ली गई राशि, तो 12 के दर पर तो ये ली गई 24,000 रुपए, तो 24,000 रुपए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। इतनी बात यहां पर आपके समझ में आ गई होगी। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये बात अब आपके समझ में आ जानी चाहिए। बिल्कुल 2 प्रश्न आपके इसी पैटर्न पर हो गए, ये दोनों प्रश्न आपके अच्छी प्रकार समझ में अब आ गए होंगे। देखो नेक्स्ट इसको समझते हैं अपन एक बार। अब यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है, 2 प्रश्न आपके एक जैसे हो गए। अब यहाँ पर 2-3 प्रश्न इस प्रकार के आएंगे, इसको समझेंगे आप एक बार और फिर आगे अपन बात करेंगे अगले वाले प्रश्न पर। देखो यहाँ पर बात ऐसी बोली गई है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% है। मतलब आप साहब बोरा जी, आपसे आया कोई गरीब आदमी पैसे लेने आया, अब आप बोलते हैं कि भाई मैं ब्याज की दर इस प्रकार नहीं देता, आजकल है बदलता जमाना। अभी इस साल गेहूं बिक रहे हैं 25 रुपए के, अगले साल गेहूं बिकेंगे 30 रुपए के, उसके अगले साल बिकेंगे 35 रुपए के, उसके अगले साल बिकेंगे 40 रुपए के। तो मतलब क्या हो रहा है कि जो माहौल है आजकल का, जो इन्वायरमेंट है वो हर साल के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो मैं पैसा भी आपको ऐसा नहीं दूंगा, भाई गरीब आदमी बोलता है कि मुझे 5 साल के लिए पैसे मैं 5 साल के पहले नहीं चुका पाऊंगा, तो बोरा जी यूं बोल देंगे साहब कि 5 साल के लिए मैं दर सेम नहीं रखूंगा, मैं दर इस प्रकार रखूंगा कि पहले वर्ष के लिए दर रखेंगे अपन 10%, अब माहौल चेंज हुआ तो अगले 1 से लेकर दूसरे साल के बीच में दर रखेंगे अपन 15% रखेंगे, फिर 2 से लेकर 3 साल के बीच की जो दर रहेगी वो 20% रखेंगे, फिर इस प्रकार अपन बदलते रहेंगे। मतलब साल वाइज दर अपन चेंज करके रखेंगे। वहां पर इस प्रकार यही बोला कि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर तो थी 6% थी, अगले 3 वर्षों के लिए मतलब 2 वर्ष तो हो चुके, अब अगले 3 वर्षों के लिए दर क्या है, वो 10% है। और अगले 5 वर्ष के बाद, देखो 2 तो वर्ष हो गए और 3 वर्ष यहाँ, तो 5 वर्ष हो गए ना,
और 5 वर्षों के बाद की अवधि के लिए जो प्रतिवर्ष 12% है दर। ये बात है बिल्कुल। यदि 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,731 रुपए मिलते हैं, मतलब शुरू के 2 वर्षों के लिए तो ब्याज की दर थी 6% थी, फिर अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 10% थी, और 5 वर्ष के बाद सारे वर्षों के लिए, सारे वर्ष कितने बचे, फिर 7 वर्ष में ही हिसाब कर रहा है तो 5 वर्ष के बाद फिर 2 ही वर्ष बचे, तो अगले 2 वर्षों के लिए 12% दर है और 7 वर्ष में उसको कुल 12,731 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि निकालना है। निवेश मतलब उसने कितना रुपए इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में, ये आपको निकालना है, या उसने कितना रुपए उधार दिया था या कितना लिया था, ये इस प्रकार की बात आपके सामने हो गई। तो अब इस प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं बिल्कुल। तो समझेंगे एक बार इस प्रश्न को, एक बार आप मुझे बताओ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आपकी आई नहीं है, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात तो आपके समझ में शायद आ गई होगी, बिल्कुल। अब यहाँ पर आगे चलते हैं अपन और इस बात को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बात इस प्रकार की, मैं एक बात समझाता हूँ पहले आपको। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक बात मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ। बात क्या है? अच्छा देखो, मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने लिख रहा हूँ कि सर अगर 10% दर है, 10% दर है और मूलधन यहाँ पर कांस्टेंट मान लो, जो मूलधन है वो फिक्स है, मतलब फिक्स मूलधन की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 10% तो यहाँ पर दर है और 2 साल के लिए कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उसको मूलधन पर ब्याज कितना प्राप्त होगा, 10 दूनी 20, 20% प्राप्त होगा, नहीं होगा, बिल्कुल साहब 20% प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगी। तो इस बात को अपन यूं भी बोल सकते हैं, क्या इस बात को मैं यूं बोल सकता हूं क्या, कि 20% की दर 1 साल के लिए, इस बात को अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना। इससे तो वही बात बनेगी आपकी कि मूलधन पर 20% ब्याज है। मतलब यहां पर बात ऐसी है कि 10% का 2 वर्ष बोलो या 20% का 1 वर्ष बोलो, दोनों बातों का एक ही मतलब है। ये बात मैंने समझाने के लिए लिखी, प्रश्न का पार्ट आपका नहीं है। इतनी बात ऐसी है कि आप 10% का 2 वर्ष बोलो या 20% का 1 वर्ष बोलो। अच्छा एक बात ऐसी, कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति बोरा जी के पास आए, 2 व्यक्ति बोरा जी के पास आए। एक व्यक्ति बोलता है साहब कि मुझे साहब 1 लाख रुपए की जरूरत है और मैं तो बोरा जी बोले और 2 साल के लिए मुझे चाहिए। अच्छा, एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और 2 साल बाद मैं आपको चुका दूंगा। तो बोरा जी बोलते हैं चल आपकी दर रहेगी 10% की दर रहेगी, बिल्कुल दर रहेगी। एक व्यक्तिगत हिसाब हो गया इस प्रकार से। अब दूसरा व्यक्ति आया, भाई सब बहुत अर्जेंट है कि मुझे तो पैसे चाहिए चाहिए। अब वो बोलता है कि मुझे भी 1 लाख रुपए चाहिए लेकिन मैं 1 साल में ही चुका दूंगा। तो बोरा जी बोलते हैं कि फिर आपके दर 20% रखेंगे। तो बात वही हो गई ना, एक को तो बोल रहा है कि 1 साल को 20% की दर, एक को बोल रहा है कि 10% की दर 2 साल के लिए, तो वहां से भी 20% ब्याज मिलेगा, वहां से 20% ब्याज मिलेगा, दोनों समान ब्याज मिल रहा है। अब यहाँ पर मूलधन तो इसके भी 1 लाख दिए, इसको भी 1 लाख दिया, तो वहां तो मूलधन का कोई फर्क नहीं, बस समय और इस पर डिपेंड कर रहा है आपका। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर समझते हैं, मतलब देखो, अब यहाँ पर मूलधन की कोई बात नहीं हुई, मतलब मूलधन यहाँ पर फिक्स है सभी राशियों के लिए। देखो पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 6% थी, तो 1 साल में 6%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा इस व्यक्ति को, 2 साल में उस व्यक्ति को ब्याज मिलेगा 12%। ये बात समझ में आपकी आ गई होगी। अगले 3 वर्षों के लिए दर 10% है, तो 10 वर्ष, दूसरे वर्ष में 10 वर्ष, तीसरे वर्ष में 10 वर्ष, तो 3 साल तक 10 10 10, मतलब कितना ब्याज मिलेगा यहाँ से इसको, यहाँ से ब्याज मिलेगा 30% ब्याज मिलेगा। ये बात हो गई। अब 5 वर्ष के बाद, लेकिन 7 वर्ष में हिसाब कर रहा है, तो 5 वर्ष के बाद और 7 वर्ष में हिसाब कर रहा है, 2 वर्ष बचे और उसके लिए दर जो है 12% है, तो 12 और 12 कितनी हो जाएगी, ये बनेगी आपकी 24% बनेगी। तो कितना ब्याज मिलेगा कुल उसको, तो 30 और 12 42 और ये 24 कितना हो जाएगा, ये बनेगा 66% बनेगा। कितना बनेगा साहब, 66% बनेगा। मतलब उसने जितने रुपए उधार दिए उस पर उसको 66% क्या मिलेगा, उस पर उसको 66% ब्याज उसको मिलने वाला है। ये बात आपको निकालनी है, ये बात आपको निकालनी है। और एक व्यक्ति को ब्याज के रूप में 12,731 मिल रहा है, ये तो बात है ना। तो इतना ब्याज परसेंट में मिल रहा है और इतना ब्याज यहाँ पर रुपए में मिल रहा है। यहाँ पर यही तो ब्याज मिला है, व्यक्ति को 66% ब्याज मिल रहा है, उसने जो राशि उधार दी उसको 7 वर्षों में, और 7 वर्षों में कुल उसको 12,771 मिल रहा है। और आपको बोला है कि इन्वेस्ट की गई राशि, इन्वेस्ट मतलब अपने आप में व्यक्ति 100% इन्वेस्ट करता है, ये बात है। मतलब क्रम मूल्य निकालना है, 100% आपको निकालना है, तो आप निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, वही बात है, अब तो आसान सी बात है। क्या बात हो गई कि साहब 66% का मान तो आपको दे रखा है, कितना, 12,771 रुपए दे रखे हैं। तो यहां से 1% का मान कितना होगा,
तो 1% का मान हो जाएगा 12,771 बटा कितना हो जाएगा 66 बन जाएगा। अब आपको 100% का मान चाहिए, तो 100 से इधर गुणा कर दो और 100 से आप गुणा कर दो इधर, तो ये आपका मान बन जाएगा। तो ये आपकी इन्वेस्ट की गई राशि आ जाएगी कि आपने कितना रुपए इन्वेस्ट किया था। शायद ये आपकी 11 से कट सकते हैं मेरे हिसाब से, 11 17 बनेगा 667, तो यानी कि एक, हाँ 11 से कटेगा आपका, तो 11 एकम 11 और यहाँ बनेगा 1 और 7 17, 17 में एक बार जाएगा, 6 और 7 67 बनेगा, तो 6 बार जाएगा और 1 बचेगा, 1 और 1 11, एक बार जाएगा उसमें, 1161 बार कट गया और 11 से कटेगा आपका 6 बार कट जाएगा। अब 6 से तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या सम संख्या से कभी नहीं कटती आपके ना, ये बात हो जाएगी। तो अब क्या कर लें, और इसको 2 से काट दो 3 बार और 2 से कट जाएगा आपका ये कितनी बार, ये 50 बार आपका कट जाएगा। अब इसको आप कर लो सोल्व, तो यहाँ पर बनेगा आपका 1 जीरो लग जाएगा, 5 एकम 5 और 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8 और 5 आपका ये बात बनेगी। इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो बात आपकी आने वाली है कितनी, तो यहाँ पर आएगी 19 या 57 होता है आपका, तो 19 तो आपका आएगा, तो सारे ऑप्शन 19 वाले हैं, तो ये 20 वाला आंसर तो आपका नहीं होगा। तो 19 से 57, 1 और 0 10 बन जाएगा, तो अब जाएगा 3 बार भाग जाएगा, 1 और 5 15 बन गया, तो 5 बार जाएगा और 0, तो 19,350 रुपए इन्वेस्ट करे थे। ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सी बात थी, बस थोड़ी सी समझने वाली बात थी, बस आपके लिए और आसान था। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट भी इसी प्रकार का प्रश्न है, अब इसका आंसर आप देंगे फटाफट से, कितना आंसर बनेगा, सेम वही प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट देखो, यहां पर बोला है पहले 2 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज की वार्षिक है वो 8% दर रखी गई, स्टार्टिंग के 2 वर्ष के लिए जो दर है वो 8% रखी गई है, अगले 4 वर्षों के लिए दर 10% और 6 वर्ष के बाद, भाई 2 वर्ष तो यहां पर हो गए और अगले 4, तो 6 वर्ष बीत चुके, बिल्कुल बीत चुके। अब 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए जो दर है वो 12% है। यदि 9 वर्ष के बाद हिसाब करते तो 6 वर्ष के बाद और 9 वर्षों में हिसाब कर रहे हैं तो 3 वर्ष के लिए थी, मतलब 12, तो 9 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि मतलब आपको मूलधन निकाल, तो आप निकाल पाएंगे। तो इसको ब्याज कितना मिल रहा है आप बताओगे मुझे। शुरू के 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% है, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16% ब्याज मिलेगा पहले 2 वर्षों में, प्लस अगले 4 वर्षों में दर 10% है, तो 10 चौक हो जाएगा आपका 40, तो अगले 4 वर्षों में उसको 40% ब्याज मिलेगा। और फिर आपका बोला है 6 वर्ष के बाद और 9 वर्षों में हिसाब हो रहा है, तो 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष में दर 12% है, तो 12 तिया हो जाएगा 36 हो जाएगा आपका, ये बात बन जाएगी यहाँ पर। तो कुल कितना ब्याज मिल गया इसको, तो ब्याज मिल जाएगा इसको 40 30 70 और 6 हो जाएगा 76, 6 82 और 10 हो जाएगा आपका 92, मतलब कुल उसको ब्याज मिल गया 92% का। और यहाँ पर उसको पैसों में ब्याज प्राप्त हो रहा है 18,358 पॉइंट, कितना प्राप्त हो रहा है 60 रुपए का प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे साहब कि 92% का मान कितना है, तो 92% का मान जो है वो 18,358.60 है, ये बात आपको दे रखी। तो आप मुझे बताओगे कि 1% का मान कितना होगा, तो 1% का मान हो जाएगा 18,358, ये 0.60 हो गया आपका, और यहाँ पर बनेगा आपका नीचे आ जाएगा 92 में आ जाएगा। लेकिन आपको तो निवेशित राशि निकालनी, मतलब मूलधन निकालना है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो इधर भी आप 100 से गुणा कर दो और इधर भी आप 100 से गुणा कर देंगे, ऐसी बात बन जाएगी। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे 2 जीरो आएंगे और ये 100 से 100 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर आप भाग लगाओ, यहाँ पर आपको भाग लगा रहा है देखो। अच्छा, अब मोटा मोटा देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 2 में 0 का भाग, 0 में 2 का भाग लगाएंगे, इकाई का अंक 5 आना चाहिए, इकाई का अंक 5 लास्ट में यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो 2 ऑप्शन तो आपके नहीं हो सकते, ऑप्शन दोनों में से कुछ होगा। नेक्स्ट देखो, पूरा सोल्व करना ही पड़ेगा, तो 92 का भाग लगाएंगे तो 90 का, देखो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि साहब 92 का डबल तो 194 होता है, 90 का डबल तो 180 और 2 का डबल 184 होगा, 184 होगा ना, तो यहाँ पर 184 से तो कम है ये हल्का सा, 184 से कम है ना, तो आंसर आपका 2 बार पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो भाग 1 बार ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया फिर आपका डी राइट आंसर हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सब भाग लगाएंगे और भाग लगाने में 15 मिनट लगा देंगे, तो भाग आपको नहीं लगाना होता है। जब आप आगे की कक्षाओं में जाते हो, अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है वहां पर, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये होता है आपको कॉमन सेंस, कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, आसान सा प्रश्न था,
ये पर्सन भी आपका शायद इसी प्रकार का है, नहीं। तो देखते हैं इसको, देख क्या बोला इसमें। इसमें यहाँ पर बोला गया है, देखो समझते हैं इस पर्सन को। यहाँ पर दे रखा है आपको 36,000 की धनराशि के 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब यहां पर बोला आपको 36,000 की धनराशि के 2 भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है। बात ऐसी है, 36,000 की धनराशि के 2 भाग, मतलब 36,000 की धनराशि 2 भाग, एक तो ए भाग एक बी भाग, 2 भाग बोला है। 2 भागों में ए और बी में इस प्रकार बांटा गया। मतलब किसी पिताजी के पास 36,000 रुपए थे, वो अपने 2 बेटों बेटियों में इस प्रकार से उन 36,000 रुपए को बांटता है कि 15% की दर, दोनों पर 15% की दर है, कि 15% की दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त जो ब्याज है वो दोनों बराबर बनता है। मतलब एक पिताजी है साहब, एक पिताजी है, वो अपने 2 बेटियों में, 2 लाल लालियों में क्या करते, वो 36,000 रुपए को इस प्रकार बांटते। अब आपको नहीं दे रखा कि किसको कितना दे रहा है, बस ये पता है अपन को कि दोनों को मिलाकर 36,000 दे रहा है। अब वो किस प्रकार से दे रहा है वो उनके ऊपर, इच्छा के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड। अब यहाँ पर बोला है कि दोनों बच्चों बच्चियों से वो लेंगे, दोनों लाल लालियों से वो 15% की दर पर ब्याज लेंगे, दोनों से 15% की दर पर ब्याज लेंगे, बिल्कुल लेंगे। एक को तो देता है 2 वर्ष के लिए और एक को देता है 4 वर्ष के लिए, और जो दोनों से ब्याज बनता है वो बराबर ब्याज बनता है। तो ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करना है आपको कि ए से कितना ब्याज प्राप्त हुआ। ये वही बात हो गई जो कहानी मैंने अभी आपको समझाई थी। ये ये आपकी उसी प्रकार की बात हो गई जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी। क्या कि 2 व्यक्ति बोरा जी के पास आए, 2 व्यक्ति बोरा जी के पास आए। एक व्यक्ति बोलता है कि साहब मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। और बोलता है मैं 2 साल में आपको लौटा दूंगा। तो बोरा जी ने बोला कि भाई आपको 10% के हिसाब से क्या देंगे हम, आपको 10% के हिसाब से ब्याज देंगे। ये तो बात हो गई पहले व्यक्ति की, 1 लाख रुपए उधार दी 10% के दर पर और 2 साल के लिए उधार दी। दूसरा व्यक्ति आया, वो अर्जेंटली आया कि भाई मुझे तो अर्जेंट थी, मुझे भी 1 लाख रुपए ही चाहिए, लेकिन मैं आपको 1 साल में ही लौटा दूंगा, है ना, 1 साल में लौटा दूंगा। तो बोरा जी बोला साहब कि मुझे तो, मैं आपसे 20% ब्याज लूंगा। तो एक व्यक्ति को तो 1 लाख रुपए दिया, 10% की ब्याज पर दिया और 2 साल के लिए दिया। दूसरे व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिया और 1 लाख रुपए दिया, 20% के दर पर दे रहा है और 1 साल के लिए दे रहा है। तो 1-1 लाख रुपए दिए दोनों को, बिल्कुल दिए साहब। और यहां पर बात क्या बन रही, यहां पर 10% और 2 वर्ष, तो 20% ब्याज मिलेगा। इधर 20 और 1 वर्ष, इधर 20% ब्याज मिलेगा। मतलब फाइनली उसको ब्याज बराबर मिलता है। तो यहां भी तो ब्याज बराबर ही मिल रहा है, यहां पर भी ब्याज बराबर मिल रहा है। वहां पर एक को 2 वर्ष के लिए दे रहा है और एक को 1 वर्ष के लिए दे रहा है। यहां भी तो एक को 2 वर्ष के लिए और एक को 1 वर्ष के लिए दे रहा है। ये बात है। अब वहां पर अपन ने मूलधन को बराबर बना दिया कि दोनों को 1-1 लाख रुपए ही दे रहा है, दोनों को 1-1 लाख रुपए ही दे रहा है, दोनों को 1-1 लाख ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पर राशि अलग अलग दी गई है, बस दर यहाँ पर सेम बना दी, दर यहाँ पर सेम बना दी। जैसे मैं एक बार और एग्जांपल समझाऊं कि साहब ये तो है बोरा जी, ये तो कौन है, ये तो है बोरा जी। अब यहाँ पर कौन आए, यहाँ पर आए 2 व्यक्ति आए, एक तो आए, एक तो ए व्यक्ति आया और एक आया बी व्यक्ति। इस प्रकार से 2 व्यक्ति बोरा जी के पास आ गए, बिल्कुल आ गए। अब एक व्यक्ति बोलता है कि साहब मुझे चाहिए 50,000 रुपए। कितने चाहिए? 50। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है भैया ना, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। 50,000 रुपए चाहिए और ये बोलता है कि साहब मुझे 10% पर ही चाहिए। अच्छा, बोरा जी बोलते हैं कि मैं 10% आपसे ब्याज लूंगा और आपको देंगे 4 साल के लिए। तो यहाँ पर कितना होगा, 50,000 पर 10 चौक 40% ब्याज प्राप्त होगा। दूसरा व्यक्ति आया दूसरा व्यक्ति आया और वो बोलता है मुझे 1 लाख रुपए, क्या 1 लाख रुपए उसको उधार चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अब वो बोलता है कि भाई आपसे भी 10% ही लेंगे, इससे 10 लिए तो आपसे 10 लेंगे। तो यहाँ पर दर बना दी अपन ने, सेम बना दी। अब यहां पर हो जाएगा क्या कि साहब ये 2 वर्ष में ही रिटर्न कर देगा। तो बात अब क्या बन गई, तो बात अब यहां पर यही बन गई कि 50,000 का 40% 20,000 होता है, 50,000 का 40% 20,000 होता है। अब 1 लाख का 20% ब्याज बनेगा, तो 1 लाख का 20% भी 20,000 ही होता है।
तो यहाँ से भी इस बोरा जी को 20% का 20,000 का ब्याज मिला, यहाँ से बोरा जी को 20,000 का ब्याज मिला। तो यही तो बात हो गई कि यहाँ पर 36,000 की धनराशि, मतलब बोरा जी ने 1.5 लाख रुपए बांटे थे, 1.5 लाख बांट दी, दर दोनों में सेम रखी, अपन ने दोनों में दर सेम रख दी, 10% रख दी। एक को 2 वर्ष के लिए, एक को 2 वर्ष के लिए दे रहा है, एक को 4 वर्ष के लिए दे रहा है। तो आपसे बोला ए से प्राप्त कुल ब्याज कितना है, तो ए से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज तो दोनों से बराबर ही मिल रहा है, चाहे आप ए से निकाल लो चाहे बी से निकाल लो, दोनों से ब्याज तो बराबर ही प्राप्त हो रहा है बोरा जी को, है ना। यहाँ बोला है ना दोनों से ब्याज बराबर बनता है, तो इधर भी ब्याज वही बनेगा, उधर भी वही बनेगा, दोनों से आपके इधर से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो आपका हुआ एग्जाम्पल। अब आते हैं अपन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन पर अब अपन आते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल तो अब आपके समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन को अपन यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोलता है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बोलता है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपन समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बार मैंने समझाई थी आपको कि जो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है आपका पी मतलब होता है मूलधन, फिर आता है दर, दर मतलब हो गए रेट, और फिर आता है समय मतलब आ जाएगा आपका टी, और नीचे आपका आता है 100। तो 100 तो यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो 100 का यहाँ पर कोई महत्व आपका नहीं रहेगा। फॉर्मूला नहीं लगाना अपन को, बस मैं समझा रहा हूँ कुछ बात आपको। तो यहाँ पर 100 नीचे आता है, तो 100 संख्यात्मक मान है, और संख्यात्मक मान का कोई फर्क नहीं पड़ता जब आप इस प्रकार से बातें करें। जब अनुपात में लेते हैं तो संख्यात्मक मान का फर्क नहीं पड़ता। अब सब यहाँ पर आप बोला आपसे कि दर दोनों में 15% है, दोनों में दर 15% है, तो दर भी क्या हो जाएगी आपकी, रेट भी हो गई कांस्टेंट। जब दोनों में 10-10% है तो इसका कोई फर्क पड़ रहा है क्या, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना आपका भाई, यहाँ तो कोई नहीं फर्क पड़ रहा भाई। देखो दोनों पर 10-10,000 है, तो जितना रुपये ज्यादा होगा, जितना समय ज्यादा होगा, उस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। यही बात है, बिल्कुल साहब यही बात। दर का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन और आपका समय का गुणनफल होगा, डायरेक्ट डायरेक्ट। यहाँ पर ये बात बोली आपको, तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो इसका डायरेक्ट गुणनफल होगा। और ये बात मैंने आपको सिखाई थी परसेंटेज में, याद करो वो दिन मैंने बताया था आपको, चीनी वाला क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको क्या, कि आप बाजार में चीनी लेने गए, आप बाजार में लेने क्या गए, चीनी लेने गए, और वहां पर क्या हुआ, चीनी का भाव घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आप अगर घट रहा है, चीनी का मूल्य अगर घटता है तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाएंगे। तो आप कितनी क्वांटिटी अधिक खरीदे कि उसके जो आय है उस आय पर कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे कोई कराए थे मैंने। अगर मूल्य बढ़ गया तो आप क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, कितनी कम करे कि वहां पर कोई फर्क नहीं पड़े, ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने आपको वो इनकम वाले। इनकम बराबर आपका होता था क्या, प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो प्राइस का मूल्य बढ़ रहा है आपका, जैसे मानो कि 2 से 3 हो रहा है, तो ये कितना कम करे कि यहाँ पर अपरिवर्तित रहे, इसको अपन उल्टा गुणा करते थे, उल्टा गुणा करते ना, 3 लिख देंगे या 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर अभी भी 6 है, यहाँ भी अभी भी 6। ऐसे क्वेश्चन कराए थे मैंने, तो ये वही क्वेश्चन बन गया आपका। ये आपका वही क्वेश्चन बन गया, अगर आपको याद है तो, कि भाई आपका ब्याज दोनों को बराबर बनता है, तो मतलब ब्याज बराबर बन रहा है तो इधर ही कम ज्यादा होगा आपका, इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, दोनों कंडीशन ब्याज बराबर बनता है आपका। मतलब दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति आपके सामने हैं, एक तो ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, यहाँ पर दो व्यक्ति हैं। अब इनका जो समय दे रखा आपको, पहले व्यक्ति को, भाई आपको ये तो पता नहीं कि मूलधन कितना कितना दिया, लेकिन अपन को ये तो पता है ना कि पहले व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए उधार दे रहे और दूसरे व्यक्ति को 4 वर्ष के लिए उधार दे रहे, और आप बोलते हैं कि ब्याज बराबर बनता है। तो आप जब टाइम यहाँ पर 2 और 4 है तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन आप जानते हैं कि मूलधन का अनुपात उल्टा होगा, नहीं होगा, मूलधन का अनुपात उल्टा हो जाएगा, तभी तो ब्याज बराबर बनेगा, तभी तो ब्याज बराबर बनेगा आपका। ये 4 और 2 8, आपका 8 बनेगा ब्याज आपका, और इधर भी आपका 8 ब्याज बनेगा, तभी तो ब्याज बराबर बनेगा। मतलब जो मूलधन है वो 4 और 2 के अनुपात में होना चाहिए, मूलधन 4 और 2 के अनुपात में। तो यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये 6 का मान कितना है, 6 का मान 36,000 है। मतलब बात ऐसी हो गई कि यहाँ पर तो 4 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो इसने 24,000 रुपए लगा रखे हैं, और यहाँ पर इसने लगा रखे कितने, यहाँ पर इसने लगा रखे 12,000 लगा रखे। यही तो बात हो जाएगी ना, बिल्कुल साहब यही तो बात होगी भाई। यही तो बात अपनी यहाँ से अपन ने निकाल लिया कि इन्होंने कितना कितना रुपए इन्वेस्ट करा, कितना कितना इन्वेस्ट करा। तो 6 का मान 36,000 है, तो 6,000 का गुणा हो रहा है, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे 24,000 और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो 12,000 रुपए। मतलब पहले व्यक्ति को 24,000 रुपए दिए और दूसरे व्यक्ति को 12,000 दिए। यही बात है, तभी तो आपका बनेगा। अब आपको निकालना है कि कितना ब्याज प्राप्त हुआ ए से, तो ए से ब्याज आप निकाल सकते हैं।
ए से क्या निकाल सकते हैं, तो ए से ब्याज आपको निकालना है, तो ए से ब्याज अब आप निकाल सकते हैं। देखो तो अब आपको ब्याज निकालना है ए का, तो कैसे निकालेंगे, ए को कितने रुपए दिए, तो साहब ए को तो दिए थे 24,000 रुपए दे रखे, और कितनी दर पर दी, तो दोनों को 15% पर दिए थे, तो 15% पर, और ए को दिया था 2 साल के लिए, तो ये बनेगा आपका 15/% हटाएंगे तो नीचे बनेगा आपका 2 जीरो आ जाएगा, और 2 साल के लिए दिए तो 2 जाएंगे आपके, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, तो ये बनेगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 24, और ये 2 साल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका 15 दूनी 30 बनेगा, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1, 2 जीरो तो आप लिख दो पीछे, 3 से 4 गुणा होगा तो 12 बनेगा, हासिल 1, और 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 7,200 रुपये ब्याज बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। आप जरूरी नहीं है कि एक का ही निकालो, आप इसका भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्याज दोनों में बराबर बन रहा है। तो ये बात शायद अब आपके समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, इसको एक बार देखेंगे सभी। देखो, दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपए। प्रत्येक धनराशि कितनी थी ये निकालनी। दो बराबर धनराशियां मतलब दोनों को बराबर बराबर रुपए अपन उधार देते हैं, एक को 10% पर देते हैं और एक को 8% ब्याज पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। मतलब बोरा जी अपन दो व्यक्तियों को अपन उधार देते हैं, दोनों को बराबर बराबर धनराशि, मतलब दोनों को 1,00,000 रुपए उधार दे रहे हैं, दोनों को एक ही समय पर, मतलब आज ही दोनों को एक साथ अपन उधार दे रहे हैं, एक को 10% पर दे रहे हैं, एक को 8% पर दे रहे हैं। तो आप सीधी सी बात है, जिसके पास जिसको ज्यादा परसेंट पर दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसा रिटर्न होगा अपन को, बिल्कुल सर। तो पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो गई, मतलब जो पहली धनराशि वो 2 वर्ष पहले ही अपने पैसे जमा करा गया बोरा जी के पास, और दूसरा वाला है वो 2 वर्ष के बाद में आया है पैसे जमा करवाने, और प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपए, मतलब प्रत्येक मामले में 36,900 रुपए उसको प्राप्त हो रहे। तो प्रत्येक धनराशि कितनी कितनी थी ये आपको निकालना है। तो अब इस प्रश्न को अपन यहाँ पर निकालते हैं, कितना यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर इसको अपन करके देखते हैं एक बार, कितनी यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बात बनती। देखो तो यहाँ पर अपन करके देखते हैं इस प्रश्न को एक बार, कितनी यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बात बनती है। देखो तो यहाँ पर दो को व्यक्ति को, अब यहाँ पर क्या हो गया, दो व्यक्ति को यहाँ पर ये बराबर बराबर धनराशि उधार दे रहा है, दो बराबर व्यक्तियों को बराबर बराबर धनराशि उधार दे रहा है, मतलब पहले व्यक्ति को भी पी रुपए उधार दिया तो दूसरे व्यक्ति को पी रुपए उधार दिया, तो इनसे क्या बोला, तो प्रत्येक मामले में प्राप्त धनराशि 36,900, तो प्राप्त मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन भी प्रत्येक मामले में मतलब दोनों से बराबर बराबर ही प्राप्त हो रहा है, मिश्रधन भी दोनों से बराबर बराबर ही प्राप्त हो रहा है। मिश्रधन को बोलते हैं अपन अमाउंट, मतलब जो अमाउंट है वो अमाउंट भी क्या प्राप्त हो रहा है, वो अमाउंट भी दोनों से सेम प्राप्त हो रहा है, दोनों सेम प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, वो ब्याज भी क्या प्राप्त हो रहा है आपको, वो ब्याज भी आपको सेम ही प्राप्त होगा, तभी तो बात बनेगी ना आपका, तभी तो बात बनेगी आपकी। भाई दो व्यक्तियों को आपने 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए उधार दी, अब दोनों आपको वापस रिटर्न करते हैं 1.5 लाख रुपए, तो दोनों रिटर्न भी बराबर बराबर ही करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ने ब्याज भी बराबर बराबर ही दिया है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, एक आपका भाई अलग अलग दर पर आपने उधार दिया तो बराबर ब्याज कैसे प्राप्त हो सकता है, तो समय आपका अलग अलग हो गया ना, समय एक 2 वर्ष पहले ही जमा कर गया, एक बाद में करके जा रहा है, ऐसी बात है। तो अब जब ब्याज बराबर हो गया तो ये वही बात हो गई चीनी वाली, ये वही बात हो गई ना चीनी वाली, जब आपका ब्याज बराबर हो जाएगा तो ये अब देखो मूलधन तो आपका बराबर है, मूलधन यहाँ पर कांस्टेंट है ना, जब मूलधन कांस्टेंट है क्योंकि बराबर बराबर तो पूरा नहीं पड़ेगा आपका, तो यहाँ पर रेट और टाइम पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर जब ये ब्याज बराबर हो गया तो ये जो ब्याज है वो किस पर डिपेंड करेगा, जैसे इसका पूरा PRT था, तो ये P अब इससे कोई मतलब नहीं, भाई दोनों को 1-1 लाख रुपए दिया तो उस 1 लाख का कोई महत्व नहीं रहा, जिसको ज्यादा समय के लिए और जिसको ज्यादा परसेंट पर देंगे वो ज्यादा आपको रिटर्न करेगा। तो अब आपका R और T पर डिपेंड करेगा, तो रेट आपको दे रखी दोनों व्यक्तियों की, दोनों व्यक्तियों की रेट आपको दे रखी, तो पहले व्यक्ति को कितने रेट पर उधार दिया, तो पहले व्यक्ति को 10% के दर पर उधार दे रहा है और दूसरे को दे रहा है साहब ये 8% के दर पर ये क्या दे रहा है, उधार यहाँ पर दे रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों व्यक्तियों को उधार दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब उधार दिया जा रहा है तो टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम इनका उल्टा हो जाएगा,
तो 8 तो आ जाएगा यहाँ पर और 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो दोनों में 2 वर्ष का अंतर है क्या? बिल्कुल टाइम में 2 वर्ष का अंतर। पहला 2 वर्ष पहले जमा कर गया, बिल्कुल कर गया। तो यहाँ पर ब्याज कितना बनेगा? 8 दूनी 80 हो जाएगा, तो 80% ब्याज मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 180% होगा। भाई उसको 180% वो रिटर्न करेगा, 180 ही तो रिटर्न करेगा ना वो। भाई 100 तो उसने लिए थे और 80 ब्याज हो गया उस पर, तो 180% रिटर्न करेगा। और 180% का मान दे रखा है आप कितना? 180% का मान ही दे रखा है। ये अमाउंट भी तो है आपका, ये मिश्रधन है, तो 180% का मान दे रखा है 36,900 आपको दिया गया है। आपको निकालना है प्रत्येक धनराशि मतलब मूलधन आपको निकालना है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 1% का मान हो जाएगा 36,900 बटा हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ये बात आपकी यहाँ पर बन जाएगी। आपको 100% का मान निकालना है प्रत्येक धनराशि, तो मूलधन आपका 100% होता है, अपने आप में 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। अब 18 से कटेगा आपका 18 दूनी 36, 2 बार कट जाएगा। अब 9 में भाग जाता नहीं तो जीरो लग जाएगा आपका। 90 में 18 का भाग जाएगा 5 बार और 1 जीरो और बच जाएगा यहाँ पर और 1 जीरो इधर का बच गया। तो 20,500 रुपए दोनों को उधार उधार दिए गए थे, 20,500 रुपए। ऑप्शन नंबर ऐसा आपका एक में है, ए इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो आप प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से, इसको एक बार देखते हैं। पर देखो अंकित 6,000 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका देता है। क्या किया साहब उसने? भाई अंकित ने 6,000 रुपए लिया बैंक से उधार ले लिया। कितने लिए साहब? 6,000 रुपए बैंक से उधार ले लिए अंकित नाम। अब क्या किया कि 6 साल बाद उसका थोड़ा बहुत ईमान जागा और उसने क्या कर दी? 2,000 रुपए तो बैंक के चुका दी। तो अब आप मुझे बताओ कि बैंक का कितना कर्जा बाकी रह गया? तो बैंक का अब कर्जा बाकी रह गया 4,000 रुपए। अब उसने बोला शुरुआत में 10 साल बाद 5,300 रुपए देकर कर्जा मुक्त हो गया, तो ब्याज की दर निकालिए। अब बात होगा ना, शुरुआत के 10 साल बाद 5,300 रुपए देकर उसने बोला कि भाई अपना हिसाब हो गया अब बराबर, उसका ईमान जागा और उसने उस व्यक्ति का हिसाब कर दिया, बैंक का हिसाब कर दिया 10 साल के बाद। तो अब यहां पर बात देखो समझना, बैंक से आपने उधार कितने ली? तो बैंक से आपने उधार तो ली थी 6,000 रुपए। अब 6 साल बाद आपका ईमान जागा तो 6 साल बाद थोड़ा बहुत ब्याज भी तो लगा आपका, बिल्कुल साहब बैंक का ब्याज लग गया थोड़ा बहुत। तो 6,000 तो आपने लिया और कुछ उस पर ब्याज लग गया और आपने चुका दी 2,000 रुपए। तो बैंक के कितने बचे? 4,000 तो आपने लिए उसमें से बचे, प्लस आपका कुछ ब्याज और बचा, बिल्कुल इतना बचा। अब आप बोलते हैं कि शुरुआत से 10 साल बाद, तो 6 साल का हिसाब तो आप कर चुके, तो अब 4 साल बाद आप बोल रहे हैं कि मैं 5,300 देकर हिसाब खर्च करता हूँ। तो 4,000 तो आपके पहले के बचे, तो 4 तो आपने वो दिए, तो 5,300 में से 4 घटाएंगे तो बचे कितने? 1,300। ये 1,300 आपका ब्याज है 10 साल का। ये 1,300 क्या दिया आपने? 1,300 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे। भाई आपने उधार तो बैंक से 6,000 रुपए ही लिए थे, आप 2,000 तो यहाँ पर दे रहे और 5,300 आप लास्ट में दे रहे। तो आपने दे कितने दिए? 7,300 दे दिए। तो 1,300 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे? तो 1,300 रुपए आपका ब्याज है 10 साल का। 1,300 क्या है? ये 10 साल का ब्याज है। जब 10 साल का ब्याज 1,300 है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा आपको कितना? 130 रुपए हो जाएगा। तो बात बन गई, फिर इतना सही आंसर है आपका। देखो तो यहाँ पर दर निकालने आपको, तो ये बात समझ गए ना? मतलब बात आपको इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, इसको लिखे किस प्रकार से अपन, तो एक बार इस प्रश्न को यहाँ पर अपन लिखने का प्रयास करते हैं, इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको अपन तरीके से लिखते हैं अपन एक बार। देखो यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से हो गई। देखो अब यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से हो गई, यहाँ पर बात आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पर बात आपकी देखो इस प्रकार से हो गई कि उसने क्या हुआ कि 6,000 रुपए उसने उधार लिए थे और 6 साल के बाद थोड़ा बहुत उसका ईमान जागा। 6,000 रुपए उसने बैंक से उधार लिए थे और 6 साल बाद थोड़ा बहुत ईमान जागा और हिसाब करने गया। तो मतलब बात ऐसी हो गई कि 6,000 का 6 वर्ष बोल दो, या आप यूं बोल सकते हैं इस बात को, या इस बात को आप यूं भी बोल सकते हैं कि 36,000 का 1 वर्ष बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 36,000 का 1 वर्ष। दोनों बातों का एक ही मतलब है। कैसे गुणा करेंगे? 36,000 बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि 36,000 रुपए का 1 वर्ष। अब आगे क्या हुआ? अब 6 वर्ष का हिसाब तो हो चुका, अब 4 साल और बच गए। तो 4 साल आपके और बच गए। कितने बच गए साहब? 4 साल और बच गए। तो अब 4 साल और बच गए आपके, ये बैंक के 4 साल और बच गए। अब 6 में से 2,000 तो दे चुका, तो अब बैंक का कर्जा तो आपके ऊपर 4,000 ही रह गया, मतलब जितना लिया उसमें से 4,000 ही बाकी रह गया।
तो 4000 का 4 वर्ष बोलो, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि 16,000 का 1 वर्ष, 16,000 का 1 वर्ष भी आप बोल सकते हैं। तो आपने दे कितना दिया बैंक को, 2000 और 5300, 3300 दे दिए, तो आपने 1300 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया। कितना दे दिया साहब, 1300 एक्स्ट्रा दे दिया। ये क्या दिया आपने, ये ब्याज का दिया है आपने, आपको ध्यान दे रहे बैंक को, ये आपने क्या दिया, ये आपने ब्याज दिया साहब। तो यहां पर बात कितनी हो गई, अब आपको दर निकालनी, तो दर निकाला तो आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है। दर कैसे निकालते हैं, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 1 साल का ब्याज तो हो गया आपका 1300 रुपये दे रखा है 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज तो हो गया आपका कितना, तो 1 साल का ब्याज तो आपका हो गया कितना, तो 1 साल का ब्याज तो हो गया यहाँ पर 1300 रुपये हो गया। अब यहाँ पर आपने कितना ले लिया, तो 36,000 पर 1 साल और 16,000 पर 1 साल, दोनों से मिलकर 6,000 ब्याज बन रहा है। तो यहाँ पर मूलधन 36,000 और 16,000, 52,000 मूलधन होगा। यहाँ पर कितना कहलाएगा, ये 52,000 यहाँ पर मूलधन कहलाएगा। और दर से निकालने के लिए 100% से गुणा करते हैं, ऐसी बात बनेगी आपकी। ये 3 जीरो, 2 तो यहाँ की कट गई और 1 जीरो यहाँ कटेगी, और यहाँ पर 13 में जब 4 का भाग लगाते हैं तो 4 बार कटेगा आपका ये, और यहाँ बन गया 10/4 बन गया। 10/4 का मतलब होता है 2.5% होता है, तो 2.5% यहाँ पर ब्याज की दर थी। इतनी बात शायद आपके समझ में आई होगी, बिल्कुल इतनी बात सब समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है, इसका आंसर आप दे दो फटाफट से। कितना आंसर होगा, देखो, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3,130 रुपए है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो गया, अच्छा ऐसा नहीं, थोड़ा अलग प्रकार है, 5 गुना हो जाता है, तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज रुपए में प्राप्त होगा, ये आपको निकालना। मतलब बात ऐसी है कि एक राशि पर 10 वर्ष का जो ब्याज है वो 3,130 रुपए, कोई राशि रही होगी है ना, उस पर 10 साल का ब्याज हो गया 3,130 रुपए। यदि 5 वर्ष के बाद क्या हो गया, मूलधन हो गया डबल, मतलब 5 वर्ष के बाद उस पर इतना ब्याज लग गया कि जो मूलधन है वो डबल बन गया आपका। तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये बात है। मतलब 10 वर्ष का, तो अब 2 बार बात हो गई ना, एक तो 2 अलग अलग कहानियां हो गई, एक तो शुरू के 5 वर्ष की कहानी हो गई, एक तो शुरू के 5 वर्ष की, और एक अगले 5 वर्ष की कहानी हो गई। 2 अलग अलग बातें हो गई, एक तो शुरू के 5 वर्ष की और एक अगले 5 वर्ष की, 2 कहानियां हो गई। तो आप मुझे बताओगे कि 3,130 रुपए था, ये आपका 10 वर्ष का ब्याज था। तो अगर इसमें अपन 2 का भाग लगा देंगे तो किसका आ जाएगा, ये 10 वर्ष का था आपका, अगर आपने 2 का भाग लगा दिया तो ये शुरू के 5 वर्षों का ब्याज आ जाएगा, शुरू के क्या आ जाएगा, 5 वर्षों का ब्याज आ जाएगा। अब इसमें आप देखो यहाँ पर कितना बचा, तो 3,130 का इसमें आधा आधा कर दिया, मतलब इसको अपन ने आधा आधा कर दिया दोनों तरफ से। इधर आधा किया, देखो 10 वर्ष का ब्याज 3,130 था, तो आधा किया तो अगले 5 वर्ष का, और आधा किया पीछे के 5 वर्ष का, ये हो गया अपना ब्याज। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तो कोई समस्या नहीं, यहाँ पर मूलधन 5 गुना हो गया, तो ये मूलधन 5 गुना हो गया, इसका मतलब आपका ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। जितना गुना मूलधन होगा उतना ही ब्याज हो जाएगा आपका। तो इन दोनों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है कि कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ, यही बात आपके सामने थी। इनको जोड़ दो आप, इनको जोड़ते बात आपकी बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा, क्या करें, 2 तो आप ले लो एलसीएम, 2 तो आपने ले लिया एलसीएम, 3,130 यहां भी है यहां भी, इसको ले लो आप कॉमन, 3,130 को आप ले लो कॉमन, तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा, 1 और 5 हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 3,130, और ये बनेगा आपका 6, और नीचे आपका 2 रहेगा, 2 से 6 कटेगा 3 बार, जब इसको गुणा करेंगे 3,000 का 3 गुना हो गया 9,000, और 130 का 3 गुना होता है 390, 9,390, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। जब मूलधन 5 गुना हो गया तो आपका ब्याज फिर 9,130 बनेगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब आपके इतने ही प्रश्न थे, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब जो आपका चैप्टर है ये होता है आपका पूर्णतः कंप्लीट। जितने भी पैटर्न इसमें बन सकते थे, जितने प्रकार के प्रश्न इसमें बन सकते थे, सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए। ऐसे प्रश्न आपको कभी भी एक किताब के अंतर्गत नहीं मिलेंगे, कितनी ही किताबों का मिश्रण अच्छे अच्छे प्रश्न निकाल के लाए जाते हैं आपके लिए, और उसी प्रकार से आपको पढ़ाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए आपका इतना ही काफी, और दोपहर में समय मिला तो अपन कोशिश करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास लेंगे, एक बार आप देख लेना 2 बजे के लगभग अगर इवेंट लगेगा क्लास अपन लेंगे। आज वैसे आज एक प्रोग्राम है वहां जाना है मेरा, तो कोशिश करेंगे अपन क्लास लें अपन, और शाम को भी समय मिलता है तो अपन क्लास लेंगे, क्योंकि बाकी टीचर क्लास लेती, समय मिलता है तो मैं क्लास जरूर लेने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते कल सुबह, सभी को धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद।